गांधी जी ने कुली बेगार और जंगलात के आंदोलन की सफलता के पूरे इतिहास को उसमें हिस्सेदारी किए हुए, उसका नेतृत्व किए हुए लोगों से जानने के बाद ये लिखा था कि ये ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था, ये रक्तहीन क्रांति थी। ये बहुत बड़ा संबोधन कुली बेगार और जंगलात के आंदोलन ने के लिए गांधी जी ने सन 1929 की यंग इंडिया में दिया था, जो जुलाई के महीने में यंग इंडिया में छपा। गांधी जी के वापस जाने का जो एक सबसे बड़ा असर हुआ हमारे यहाँ, वो दो तबकों पर हुआ, जैसा कि मैं शुरू में कह चुका हूँ। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में भी महिलाओं को संग्राम में सीधी हिस्सेदारी का एक तरीके से अधिकार नहीं दिया गया था, इजाजत नहीं दी गई थी, जबकि वो अपने पुरुषों की, अपने भाई, अपने पति, अपने पतियों जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी अनुपस्थिति में परिवार चला रही थी, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय संग्राम में हिस्सेदारी कर रही थी, लेकिन प्रत्यक्ष हिस्सेदारी से एक तरीके से उनको रोका गया था। उनका प्रत्यक्ष आगमन गांधी जी के 1929 में कुमाऊं आगमन के बाद हुआ। जो हमारे शिल्पकार थे, उनको एक शंका थी, स्वाभाविक था कि सदियों से जिनको दबाया गया, जिनका शोषण किया गया, जिनको एक तरीके से गुलामों की तरफ भी कभी कभी रखा गया, उनकी ये शंका अस्वाभाविक नहीं थी। और लेकिन बहुत सारे लोग संग्राम में शामिल हो रहे थे, लेकिन उतनी शिरकत नहीं हो पा रही थी जितनी होनी चाहिए थी। गांधी जी के आगमन के बाद और हरिजन कल्याण कोष के लिए वो धनराशि भी जमा कर रहे थे, साधन जमा कर रहे थे, उसका असर हमारे दलित तबके में बहुत गहराई से गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि दलितों की, हमारे शिल्पकारों की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी और ज़्यादा बढ़ती चली गई, और ज़्यादा बढ़ती चली गई। फिर सन आप 30-32 के आंदोलन में देखिए, 40 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में देखिए, 42 के सत्याग्रह में देखिए, महिलाओं और शिल्पकारों की हिस्सेदारी और खास तरीके से निम्न आर्थिक वर्गों की हिस्सेदारी बढ़ती चली गई, और वह राष्ट्रीय संग्राम का बहुत बड़ा आधार बनी। क्योंकि ये वो परिवार थे जिनसे सेना में लोग गए हुए थे, जिनसे बहुत सारे हिल स्टेशनों में और कैंटोनमेंट में काम करने वाला युवा गए थे। उन परिवारों की भी जो शिरकत है वो स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ती चली गई। एक और असर इसका हुआ कि स्थानीय पत्रकारिता को इसने प्रभावित किया, और ज्यादा गहराई और ज्यादा आक्रामकता हमारी स्थानीय पत्रकारिता में आने लगी। और गांधी जी के आगमन के अगले साल ही विक्टर जोसेफ मोहन जोशी ने, जिनको गांधी जी ने यंग इंडिया में भारतीय ईसाई समुदाय का सबसे सुंदरतम पुष्प कहा था, उन्होंने स्वाधीन प्रजा नामक अखबार की शुरुआत की, जो एक बहुत ही आक्रामक अखबार अल्मोड़े का उस दौर में बना। हालांकि 2-3 साल के बाद उसको बंद होना पड़ा। और 30 के झंडा सत्याग्रह में मोहन जोशी घायल हुए, उनकी रीढ़ की हड्डी में खुखरी लगी गोरखा सैनिकों की, और वो उससे उबर नहीं पाए, और 10 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। और वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली स्वतंत्रता सेनानी हमारे थे। तो गांधी की यात्रा से वो अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे। जो फोटोग्राफ उस समय की मिलती हैं, वो बिल्कुल गांधी के लगातार साथ साथ चल रहे थे जब तक गांधी कुमाऊं में एक प्रकार से रहे। अब अक्टूबर के महीने में गांधी जी का आगमन देहरादून और मसूरी होता है। हालांकि वो पहले एक बार सन 20 में आ चुके हैं गुरुकुल कांगड़ी में, लेकिन इस बार का जो आगमन उनका देहरादून में हुआ, उसमें एक वृक्ष भी लगाया उन्होंने। जैसे ही हम मसूरी को आगे बढ़ते हैं तो सहनसाई आश्रम में वो पेड़ आज भी मौजूद है जिसको गांधी जी ने रोपित किया था। उसके बाद वो मसूरी गए। मसूरी से लिखे हुए उनके पत्रों को, गांधी जी के जो जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी जी हैं, उसका 42वां वॉल्यूम में आप बहुत विस्तार से उन पत्रों को देख सकते हैं जो मसूरी से लिखे गए। उन्होंने बहुत संपन्न महिलाओं की जो अपने सजा और श्रृंगार में खर्च होने वाला जो व्यय है, उस पर भी बहुत टिप्पणियां की थी उन्होंने। इंडियन इकोनॉमिक्स पर टिप्पणियां उस जमाने में भेजी थी। एक वॉलंटियर का रोल क्या होना चाहिए। कन्या गुरुकुल में भी उन्होंने एक संवाद दिया था जो बाद में यंग इंडिया में छपा था। और मसूरी में उन्होंने बहुत सारे और पत्र जो मसूरी से लिखे थे, मसूरी में उन्होंने पब्लिक फंक्शन में भी वो शामिल हुए। और इस तरीके से मसूरी एक शुद्ध हिल स्टेशन था। और नैनीताल से भिन्न इस तरीके से वो था कि नैनीताल में प्रशासनिक कार्यालय भी थे, लेकिन साथ ही नैनीताल में बहुत राष्ट्रवादी तत्व भी थे। मसूरी एक हिल स्टेशन ज़्यादा था और प्रशासनिक कार्यालय वहाँ नहीं थे। तो वहाँ जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, जो रिक्शा चलाने वाले लोग थे, कुली थे, उन सब को भी गांधी जी ने
अपनी इस यात्रा के समय प्रभावित किया, मसूरी की महिलाओं को प्रभावित किया। और इस यात्रा ने भी देहरादून से मसूरी तक जो हमारे निम्न वर्ग हैं, जो हमारे सामान्य वर्ग हैं, जिनकी हिस्सेदारी लगातार स्वतंत्रता संग्राम में उस निरंतरता से नहीं हो पा रही थी जैसे कुछ और लोगों की हो रही थी, उनकी हिस्सेदारी बढ़ती चली गई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण हम अगले साल सन 1930 में देखते हैं। 1930 में जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा होती है और हम देखते हैं कि उसके तरह तरह के रूप उत्तराखंड में दिखते हैं। कहीं जंगल सत्याग्रह की तर्ज पर ये नमक सत्याग्रह हो रहा है, कहीं नमक सत्याग्रह हो रहा है, जैसे खाराकोट जो देहरादून में है वहां नमक सत्याग्रह हुआ था। अल्मोड़ी में उसका रूप झंडा सत्याग्रह हो गया, नैनीताल में उसका रूप झंडा सत्याग्रह हो गया, पौड़ी में उसका रूप झंडा सत्याग्रह था। इसी तरीके से नंदप्रयाग में उसका रूप झंडा सत्याग्रह था, कोटद्वार में उसका रूप, हल्द्वानी में और काशीपुर में उसका रूप झंडा सत्याग्रह था। तो वहां लोगों ने तिरंगा फहराया था। अल्मोड़ी में तो झंडा सत्याग्रह बहुत ही एक तरीके से आक्रामक हो गया था, क्योंकि हमारे दो अप्रतिम संग्रामियों विक्टर जोसेफ मोहन जोशी और शांतिलाल त्रिवेदी को गोरखा सैनिक सेना ने घायल कर दिया था। विक्टर मोहन जोशी फिर उसके बाद कभी उठ नहीं सके और फिर अल्प आयु में उनकी सन 40 के आसपास मृत्यु हो गई थी। तो सन 40 में एक और बड़ी बात ये देखते हैं हम कि कहीं कहीं नमक सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह का रूप शराब की भट्टियों पर धरने के रूप में आया, कहीं विदेशी वस्त्रों की होली के रूप में आया, कहीं बड़े जुलूस और प्रभात फेरियों के रूप में आया जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी थी। देहरादून में जो एक बड़ी चेतना थी नरदेव शास्त्री ने पहले ही फैला दी थी, अभी सर्वदा त्यागी आगे आ रही थी। और फिर आगे को देखते हैं कि एक से एक स्वतंत्रता सेनानी देहरादून, मसूरी, पौड़ी, कोटद्वार, आपके उस जमाने के चमोली यानी कि गोपेश्वर और उसके आसपास, और इधर हम देखते हैं कि रानीखेत, अल्मोड़ा, ताड़ीखेत, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, ये जो हमारे फुट हिल्स के कस्बे हैं, जैसे कि कोटद्वार, जैसे कि हरिद्वार और जैसे कि इधर टनकपुर तक हम देखते हैं कि राष्ट्रीय संग्राम की लहर फैलती चली गई। सन 30 को हम एक और चीज के लिए याद करते हैं कि हमारे जो उत्तराखंड के सैनिक, खास तरीके से जो गढ़वाली सैनिक, जो गढ़वाल राइफल के थे, उनको उस समय पेशावर में नियुक्त किया गया था। पेशावर में 23 अप्रैल सन 1930 को खुदाई खिदमतगार यानी कि बादशाह खान के नेतृत्व में, जिनको सरहदी गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, एक लंबे पठान, उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार एक जबरदस्त अहिंसक आंदोलन कर रहे। औपनिवेशिक जो सेना थी वह हमारी भारतीय औपनिवेशिक सेना का एक जिसको कहेंगे कि एक खास तरीके का सांप्रदायिक इस्तेमाल करना चाहती थी। उन्होंने गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों को ये कहा कि ये मुसलमानों को प्रदर्शन में आपने इनको नियंत्रित करना है और जरूरत पड़ी तो गोली चलानी है। उस समय चंद सिंह गढ़वाली ने, जब गढ़वाली 6 राउंड फायर करके कप्तान ने आदेश दिया, गढ़वाली सीज फायर कहते हुए चंद सिंह गढ़वाली आगे आए और उन्होंने एक अनोखा इतिहास रचा। जो तमाम गढ़वाली सैनिक थे, उन लोगों ने अपने पूरे कैरियर, अपने पूरे जीवन को दांव पर रखा। बड़ी बड़ी सजाएं हुई, अनेक लोगों को बहुत बहुत वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। तो 23 अप्रैल सन 1930 को पेशावर के किस्सा खानी बाजार में निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार करके गढ़वाली सिपाहियों ने एक और काम किया, यानी कि हमारे प्रवासी बेटों ने भी फौज में रह के अहिंसा को का जो एक अधिकतम गहरा रूप हो सकता है उसका प्रदर्शन किया। एक सैनिक सबसे सरलता से बंदूक ही चला सकता है, एक सैनिक सबसे कठिनाई से अगर कुछ कर सकता है तो वो बंदूक चलाने से इनकार करना हो सकता है, जो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन गढ़वाली सिपाहियों ने ये कर दिखाया। सन 30 के साथ ही जुड़ी हुई एक और घटना है, और वो घटना है गांधी के आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन या राष्ट्रीय संग्राम के समग्र प्रभाव का जो धीरे धीरे जो एक फिल्टरेशन टिहरी रियासत के भीतर हो रहा था, और टिहरी रियासत में जो औपनिवेशिक नीतियों को लागू कर रहे थे, खास तरीके से जंगलात के मामले में, उसके खिलाफ रवाई, जो जमुना घाटी में जो बड़कोट है, नौगांव है, पुरोला है, वहां के किसानों ने एक जबरदस्त प्रतिरोध टिहरी के राजा से, टिहरी के दीवान से किया।
और इस तरह वहाँ गोली चली, तिलाड़ी के मैदान में दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन वो अपने बने अधिकारों के लिए लड़ते चले गए। तो इस तरह 1930 हमारे राष्ट्रीय संग्राम में एक असाधारण साल रहा है, और उस 30 की इस आक्रामक चेतना को बनाने में सन 1929 के गांधी जी के आगमन का भी एक प्रभावशाली रोल रहा है। ये सच है कि राष्ट्रीय संग्राम की प्रक्रिया उत्तराखंड में 1857 के दौर से ही चलने लग गई थी। 1857 से पहले भी यहाँ के समाज ने कुली बेगार का प्रतिकार किया था। उसके बाद भी उसने बहुत सारे और काम किए थे। 1868-69 से जो स्थानीय पत्रकारिता चली, उसने एक नरमपंथी तरीके से यहाँ की समस्याओं को उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन सन 20 और 21 में जो स्थानीय उद्यम से कुली बेगार और जंगलात के आंदोलन किए, और जो 30 में किया, उनमें एक बुनियादी फर्क यह था कि 30 के आंदोलनों में गांधी की सन 1929 में जो उपस्थित थी उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर, उसका एक बहुत सकारात्मक असर हुआ, और समाज के उन हिस्सों को भी अपनी सक्रियता और अपनी जिसको कहेंगे राष्ट्रवादिता को बहुत प्रत्यक्ष तरीके से प्रकट करने का मौका मिला, जिनको अब तक वह अधिकार या वो मौका नहीं दिया गया था। धन्यवाद।